हेलो बच्चों। अल्फा इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पत्र लेखन के बारे में। पत्र कैसे लिखा जाता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग पत्र के बारे में पढ़ेंगे। पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, लिखने का, पत्र लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, पत्र क्या है और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मतलब कि ये वाला जो पत्र का चैप्टर है या पत्र का जो फॉर्मेट है, ये आपको 5 नंबर में पूछता है हर एग्जाम में, एग्जाम बोर्ड में, किसी भी में, 10 में, 9 में, हर जगह आपको 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो पत्र क्या होता है? पहले पहले जो था, पहले के जमाने में, ये तो कुछ समय पहले ही, आज से 20-30 साल, 30 साल के करीब मान लेते हैं कि 30 साल 35 साल पहले था, पत्रों का जमाना था, पत्र लिखा जाता था। उस समय हमारे पास फोन नहीं होता था। ठीक है, हमारे पास उस समय फोन नहीं होता था, तो हम पत्रों से लिख के अपना हालचाल, तो ये अनौपचारिक पत्र हो जाता था, अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को, सबको पत्र ही लिखते थे। तब इतना फोन नहीं था, बहुत कम, बहुत लिमिटेड था या बहुत कम घरों में था। तब लैंडलाइन भी चलता था, उसके बाद लैंडलाइन आया, फिर ये छोटे वाले फोन आए, फिर अब एंड्रॉयड आ गया। अब तो सबको तुरंत, सब लोग वीडियो कॉल पे इधर उधर कैसे भी, तुरंत आप कहीं भी हैं 2 मिनट में लोग फोन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पहले था तो हम लोग पत्र लिखते थे, यहाँ से जाता था पत्र, फिर उसका उत्तर आता था, तो ऐसे होता था। लेकिन आज आज हम लोग ऑफिशियल तरीके से पत्रों को लिखते हैं। ठीक है, ऑफिस में, किसी कार्यालय में, या फिर हम कहीं स्कूल में, तो ये होता है, तब वहाँ पर लिखित पत्र जाता है। तो आज भी पत्रों का महत्व है, लेकिन आज दैनिक जीवन में हम पत्रों को नहीं लिखते हैं, बल्कि कार्यालय में कहे या ऑफिस में या फिर स्कूल में भी आपको होता है ना कि ये जैसे बच्चे, जब आपको अपसेंट होना होता है, नहीं जाना होता है, तो उस दिन कहते हैं कि अवकाश पत्र लिख के लाइएगा। ठीक है, या फिर आपको खेल कूद के लिए, किसी चीज़ के लिए कुछ बताना है वहाँ पर, या किसी और चीज़ की व्यवस्था के लिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था के लिए कह सकते हैं, और फिर खेल कूद की ग्राउंड की व्यवस्था के लिए, खेल कूद के सामान के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए पत्र लिखवाया जाता है। तो आज भी पत्र है, लेकिन अब वो हम दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे पत्र क्या होता है। ठीक है, पत्र क्या है? पत्र के द्वारा हम अपनी दैनिक जीवन की कहें या फिर हम अपनी भावनाओं को लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अपनी भावनाओं को लिखित रूप से हम व्यक्त करते हैं, तो उसी को किस माध्यम से व्यक्त करते हैं? तो पत्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अपनी भावनाओं को लिखित रूप से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने के संबंध में पत्र लेखन एक आवश्यक कौशल है। अपने विचारों, भावों, अभिव्यक्ति के लिए पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। अपने सगे संबंधियों, पदाधिकारियों, मित्रों, संपादकों से जुड़ने की कला पत्र लेखन कहलाती है। पत्र लेखन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जो लोगों को समाज से जोड़कर रखता है। पत्र लेखन क्या है, ये आपसे नहीं पूछता है, बस मैंने बता दिया है, ये जानने के लिए है कि पत्र क्या है। मतलब आप एक समझ सकते हैं कि पत्र क्या है, ये क्या हमारे सगे संबंधियों से हमें जोड़ कर रखता है। और पत्र मित्रों, संपादकों, जैसे अखबार संपादन में हमको कुछ भेजना है, ये सब हम पत्रों के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो पत्र क्या है? पत्र के प्रकार देखेंगे। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक जो फॉर्मल लेटर होता है, या फिर कह सकते हैं ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, उसको हम औपचारिक पत्र कहेंगे, और जो इनफॉर्मल होता है उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, वो हो जाता है आपका अनौपचारिक पत्र। अब देखते हैं पत्र के अंग। वो तो पत्र का प्रकार था। पत्र के अंग क्या होता है? पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है, उसे हम पत्र का अंग कहते हैं। ठीक है, पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है, सामान्यतः किसी भी पत्र को के निम्नलिखित अंग होते हैं। पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं पत्र के अंग। अब पत्र के कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। पहला अंग होता है शीर्षक या प्रारंभ। ठीक है, शीर्षक या प्रारंभ, तो पत्र का जो शीर्षक होता है वो कैसे लिखा जाता है, और उसके प्रारंभ के लिए कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, ये हम जानेंगे। तो पत्र, औपचारिक पत्र में हम लिखते हैं सेवा में, उसके बाद जो उसके लिए हम लिखते हैं औपचारिक पत्र में क्या हो जाएगा? जो औपचारिक पत्र होगा वहां पर जब हम लिखेंगे, तो उसका प्राप्तकर्ता का, जिसको हम भेज रहे हैं, उसका पता पता लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, नाम, उसका उच्च पद लिखेंगे और पता लिखेंगे। पहले उच्च पद लिखते हैं, फिर पता लिखते हैं।
ठीक है, उच्च पद लिखते हैं और पता लिखते हैं। और अनौपचारिक में भी नाम और पता लिखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक में भी नाम और पता लिखते हैं। फिर अगर आप लिखते हैं तो दिनांक लिखिए। उसके बाद हम फिर उसको निवेदन करते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना कि महोदय या महोदया, उसके आगे फिर हम महोदय या महोदया संबोधन, ये आपका संबोधन में आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि औपचारिक पत्र में हम उच्च पद लिखते हैं। जैसे जैसे कि आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो वहां पर प्रधानाचार्य लिखेंगे। कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं, एप्लीकेशन वो लीव के लिए लिख रहे हैं तो कक्षा अध्यापक को, तो आप वहां पर कक्षा अध्यापक लिखेंगे, उनका नाम नहीं होता है। लेकिन जब हम अनौपचारिक में लिखते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय प्रिय, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। तो और जो औपचारिक होता है उसमें हम नाम नहीं लिखते हैं। हम जहां हम भेज रहे हैं, क्योंकि औपचारिक होता है तो हमें सबका नाम नहीं पता होगा, तो जहां हम भेजते हैं वहां का उच्च पद लिखते हैं। जैसे आप संपादक के पास भेजते हैं तो वहां पर संपादक लिखते हैं। जैसे आप वहां अखबार में भेज रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स, तो हम क्या वहां पर संपादक हिंदुस्तान टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, और प्रधानाध्यापक तो प्रधानाध्यापक हो जाएगा। विद्युत विभाग में भेज रहे हैं तो विद्युत विभाग अधिकारी। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। अब संबोधन का उल्लेख, संबोधन के उल्लेख में हम क्या करते हैं, महोदय महोदया या फिर श्रीमान, स्त्री है तो महोदया, और फिर पुरुष है तो श्रीमान, और अगर स्त्री है तो श्रीमती, और अगर जो अनौपचारिक है तो उसमें प्रिय। ठीक है, उसमें प्रिय, और अगर कोई बड़ा है तो वहां पर हम सादर प्रणाम, ये इनका संबोधन होता है। जैसे जो आपसे रिश्ता है, संबोधन में जो आपसे उनका रिश्ता है। औपचारिक में तो हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, तो हम वहां पर महोदय महोदया ऐसे लिखते हैं। और बाकी जो रिश्ता है, हम पिता को लिख रहे हैं तो प्रिय पिताजी, इस सादर पिताजी, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। ठीक है, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। तो ऐसे भाई है तो सादर प्रेम। ठीक है, छोटा भाई है तो प्रेम, बड़ा भाई है तो उसको प्रणाम। तो इस तरह से हम लिखते हैं। दीदी है, जो भी कोई बड़ा है तो उसको प्रणाम लिखेंगे, और जो छोटा है तो प्रिय आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखेंगे या फिर स्नेह देंगे उसको। ठीक है, और अभिवादन अथवा शिष्टाचार संबंधी शब्दों का उल्लेख, तो ये जो होता है ये केवल अनौपचारिक में होता है। ठीक है, ये अनौपचारिक में अभिवादन और शिष्टाचार संबंधी शब्दों का जो प्रयोग होता है ये ज्यादातर औपचारिक में नहीं होता है, ये पूरी तरह से अनौपचारिक में होता है। ठीक है, औपचारिक में आपका हो सकता है। ठीक है, आप औपचारिक में आपका उतनी तरह से नहीं हो सकता है, बहुत हम वही महोदय महोदया सविनय नियोजन श्रीमान, यही इतना ही शिष्टाचार होता है। और जो अनौपचारिक होता है उसमें इसका ज्यादा प्रयोग होता है। जो मैंने यहाँ बताया ना संबोधन का, तो वहां पर पिताजी हो जाएगा, पूज्य पिताजी, और ये जो शिष्टाचार संबंधी है वो वही पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, वो आपका शिष्टाचार संबंधी शब्द हो गया। तो ये प्रयोग, ये हम अनौपचारिक में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और विषय वस्तु, विषय वस्तु क्या होता है, विषय जिस पर हम लिखते हैं, जिस विषय पर हमको लिखने के लिए दिया गया है। जैसे कि अगर आपको दिया गया है कि बिजली की समस्या के लिए आप लिख रहे हैं तो वहां पर लिखेंगे बिजली की समस्या के लिए विद्युत विभाग को पत्र, या फिर इतना लिख सकते हैं बिजली की समस्या के लिए। इतना कोशिश करिए कि वो बस विषय आपका हाईलाइट रहे और एक लाइन में रहे। क्योंकि क्या होता है कि जो जैसे कि अब ये विद्युत विभाग में गया, आपका अखबार क्षेत्र में गया, स्कूल में भी थोड़ा कम होता है, लेकिन कुछ जो कार्यालय होते हैं, ऑफिस वगैरह, उसमें पत्रों की संख्या जो बहुत ज़्यादा होती है, जो औपचारिक तरीके से दिए जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है पत्रों की संख्या ज़्यादा होती है, तो लोग क्या करते हैं पत्रों को खोलते हैं और उसका विषय पढ़ लेते हैं। जैसे हर समस्या का निदान एक ही जगह नहीं होता ना, कार्यालय में अलग अलग क्षेत्र बने होते हैं, तो वहां पर अलग अलग लोग बैठे होते हैं, तो वहां पर जब विषय पढ़ लिया जाएगा कि ये किस विषय की समस्या है, किस बात पर है, तो वो वहां के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसलिए विषय जो होता है वहां पे महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो विषय को हम हाईलाइट तरीके से एक लाइन में लिखते हैं। अवकाश के लिए है तो बस अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, अवकाश के लिए आवेदन पत्र। जो भी विषय है, अनौपचारिक में विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं होता या फिर नहीं लिखा जाता, लेकिन ये औपचारिक के लिए होता है। ठीक है, ये फॉर्मल जगहों के लिए होता है। फॉर्मल जगहों में विषय आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब समाप्ति अथवा अंत, समाप्ति अथवा अंत के लिए जब हम समाप्ति करते हैं इसका, तो
ठीक है। समाप्ति के लिए, समाप्ति में हम क्या लिखते हैं, बाईं तरफ वो लिखते हैं श धन्यवाद लिखेंगे, या मैं आपका आकांक्षी हूँ ऐसा लिखेंगे। और इधर जो दाईं तरफ लिखते हैं, दाईं तरफ लिखेंगे आपका प्यारा शिष्य विद्यालय में भेज रहे हैं तो प्यारा शिष्य, या फिर फॉर्मल तरीके से तो वहाँ पर भौदीय लिखेंगे, भौदीया लिखेंगे। तो और आगे नीचे नाम लिखते हैं, और अब अगर आप स्कूल में भेज रहे हैं तो अपना अनुक्रमांक और कक्षा लिखते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो लेटर है वो 5 अंक में होता है और आपका लेटर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को लिखते समय क्या ध्यान देने योग्य बातें होनी चाहिए वो देख लेते हैं। पत्र प्राप्त करने वाले का नाम व पता दिनांक साथ लिखा होना चाहिए। क्या होता है कि जो पत्र प्राप्त करता है, मैंने बताया कि हम बाईं तरफ जो पत्र का फॉर्मेट होता है पहले बाईं तरफ होगा, वहाँ पर हम पत्र प्राप्तकर्ता का जिसको हम दे रहे हैं, भेज रहे हैं, उसका नाम और कहाँ वो जा रहा है, वहाँ का एड्रेस और दिनांक वहाँ पर लिखते हैं। और पत्र का विषय स्पष्ट होना चाहिए। औपचारिक पत्रों में, मुख्य रूप से औपचारिक पत्रों में जो विषय होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि इतना समय उन लोगों के पास नहीं होता है कि वो पूरे आपके पत्रों को पढ़ेंगे, इसलिए विषय को देखकर वे समझ जाते हैं कि क्या समस्या है आपकी। ठीक है, और अनावश्यक बातों को पत्र में नहीं लिखना चाहिए। पत्र लिखने समय क्रमबद्धता का विशेष ध्यान देना चाहिए। पत्र लिखते समय आपके अंदर जो क्रमबद्धता है, पत्र के जो मैंने अंग बताए हैं पांचों, वो पांचों को उसी क्रम में लिखना चाहिए। पहले आपको वो पता, नाम, पता, और उसके बाद संबोधन, और उसके बाद विषय, और उसके बाद विषय वस्तु, उसके बाद आप लास्ट में समाप्त कर देंगे। तो ये जो क्रम है ये बनाए रखना चाहिए। पत्र लिखने के लिए क्रमबद्धता बहुत आवश्यक है। ठीक है, पत्र का आकार जो है वो संक्षिप्त होना चाहिए तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, सामान्य, मधुर और आदर्श सूचक और शुद्ध होनी चाहिए। पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए, शुद्ध, आदर्श सूचक होनी चाहिए। जो भी हम जिस व्यक्ति को लिखते हैं तो उसमें आदर्श सहित उनसे अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए या अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए पत्र का जो भाषा होती है वो सरल, आदर्श सूचक और मधुर और शुद्ध होनी चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए, और कोशिश करें कि एक ही पेज में पत्रों को समाप्त कर दे। पत्र को लिखने के लिए आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो इतनी कोशिश करिए कि पत्र एक ही पेज में आपका समाप्त हो जाए। 5 नंबर का पत्र होता है, एक ही पेज में समाप्त होने से क्या होता है कि उसकी क्रमबद्धता हमें दिखाई देती है और देखने में भी अच्छा लगता है। और पत्रों को एक पेज में, अनौपचारिक में तो नहीं कह सकते आप किसी को अगर लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि एक ही पेज में आप समाप्त कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एक ही पेज में समाप्त कर दें। अब औपचारिक पत्र का प्रारूप देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको बाकी सारे पत्र लिखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कौन सा पत्र आएगा कुछ मेन मैं बता दूंगी, लेकिन और बाकी सारे पत्र जो होते हैं एग्जाम में कुछ भी पूछता है तो फॉर्मेट वही रहता है, जो विषय वस्तु होती है वो बदल जाती है, बस किस टॉपिक पे पूछा गया है वो आपका बदल जाएगा। तो देखेंगे, पहले हम क्या लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ये किसके लिए है, ये अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है। अवकाश के लिए नहीं, ये फीस माफी के लिए। ठीक है, तो ये फीस माफी के लिए आपका आवेदन पत्र है। तो इसमें हम लिखेंगे पहले सेवा में, उसके बाद हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका उच्च पद लिखेंगे। औपचारिक पत्र है तो जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका उच्च पद लिखेंगे, तो उच्च पद हो गया प्रधानाचार्य महोदय। फिर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है ऐसे ही कि डीएवी स्कूल पटना और उसका पिन कोड। ठीक है, जो आपका स्कूल का नाम होता है और जो छोटा वाला एड्रेस होता है वो यहीं पर लिखा जाता है। ठीक है, और जो शहर का नाम होता है उसको आपको दूसरी लाइन में लिखना होता है। ये पत्र लिखने का तरीका है, फॉर्मेट है इसका, कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपने स्कूल का नाम, फिर शहर का नाम। ठीक है, और फिर उसकी विषय लिखेंगे। ये लिखने के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, आधे नंबर। अगर ये आपने सही से लिखे हैं तो आपको आधे नंबर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, इसको सही से लिखना होता है। फिर विषय आपका
है विद्यालय में शुल्क माफ करने के संबंध में। ठीक है, विषय ऐसे ही लिखते हैं छोटा सा एक लाइन के लिए, अब ये उनकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखेंगे कि विद्यालय में फीस माफ करने के लिए, शुल्क माफ करने के लिए, फिर लिखेंगे महोदय। अगर अगर प्रधानाचार्य अध्यापिका है तो महोदया। ठीक है, अगर स्त्री है तो महोदया, नहीं तो श्रीमान लिख देंगे। फिर लिखेंगे कि सविनय निवेदन यह, और ये बहुत तरीके से लिखेंगे, ये आपका बाईं तरफ होना चाहिए, लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये इसी फॉर्मेट में ऐसी रहनी चाहिए। जो यहाँ पर आपका जो मार्जिन छुटा होता है ना, पेज, जैसे ये पेज है, ये पेज होता है, तो यहाँ पे आपकी ये मार्जिन छुटी होती है, तो यहीं से लिखा जाता है ऐसे ही। ये हो गया, आपने ये 3 लाइन लिखा, फिर आप ये ऐसे ऐसे लिखे, फिर आपको यहाँ लिखनी है और यहाँ लिखनी है। एकदम फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ यहाँ लिख दिए आपने, कुछ यहाँ से फिर ये यहाँ लिख दिया, फिर आपको यहाँ से विषय यहाँ लिख दिया, या फिर ये यहाँ से शुरू किया, ये ऐसे नहीं किया जाता है पत्र में। ठीक है, तो पत्र लिखने का फॉर्मेट जो होता है वो एकदम ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गया। मैं एक बार आपको इस पे समझ लीजिए, जैसे कि ये पूरा आपका बोर्ड है, बोर्ड को आपने, ये अपनी कॉपी, आपकी कॉपी है, अब ये ऐसे आपकी कॉपी में रहता है ना, बोर्ड की कॉपी में भी रहेगा और ऐसे आपकी कॉपी में रहता है ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, स्कूल का नाम, शहर का नाम, उसके बाद फिर महोदय, और फिर नीचे से लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि ये सारा कुछ ऐसे आपको अपनी भाषा में अपनी लाइन में लिखना है। फिर यहाँ से क्या होता है, जो फिर हम दोबारा लिखते हैं तो लिखते हैं कि जैसे ये आपने अपनी अपनी समस्या बताई फीस माफी के लिए, फिर यहाँ पे लिखते हैं अतः, लिखा जाता है ना, अतः आपसे निवेदन है कि, ये वाली जो लाइन ये यहाँ से छोड़ दी जाती है, और फिर आगे आप ये वाली लाइन यहाँ बढ़ा लेंगे, और उसके बाद यहाँ आपका आज्ञाकारी, और फिर अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर, और यहाँ पर दिनांक डाल सकते हैं, और चाहे तो आप दिनांक यहाँ पर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फॉर्मेट है। तो हम देखते हैं फिर आगे क्या था। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय 10वीं का छात्र हूँ और मेरे पिताजी का वेतन कम होने, यहाँ आप अपनी समस्या लिख रहे हैं, आप किसी की कोई भी समस्या, फीस माफी के लिए लगभग यही समस्या है कि पिताजी का वेतन कम होने के कारण और जो सदस्यों की संख्या है वो अधिक होने के कारण हम फीस देने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, तो इसलिए इसी तरीके से लिखेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 10वीं का, 9वीं का, 12वीं का किसी का भी छात्र हूँ और मेरे पिताजी का वेतन बहुत कम होने के कारण वे 7 सदस्यीय, इनके घर में कितने सदस्य हैं, 7 सदस्यीय बड़े परिवार का निर्वाह करने में उन्हें मुश्किल हो रही, वे असमर्थ हो रहे हैं। ऐसे में मेरी फीस भरने में वे पूरी तरह से असमर्थ हैं। बावजूद इसके वे इस विद्यालय से मुझे निकलवाना नहीं चाहते हैं। पिछले कक्षा में मेरे प्रथम आने से वे बेहद उत्साहित है। महाविद्यालय में सभी शिक्षक भी मेरी मेधा की प्रशंसा करते हैं। अब अगर आप ये नहीं लिखते हैं, आपको ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि वो फीस आपकी माफी क्यों करेंगे, जब आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तभी वो आपकी फीस को माफी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि मैं हमेशा मतलब कक्षा में प्रथम आता हूँ और जो सभी शिक्षक हैं, महाविद्यालय के सभी शिक्षक हैं, वे भी मेरी मेधा की, मेरी बुद्धि की, मेरे तेज होने की प्रशंसा करते हैं। तो लेकिन आर्थिक संकट के कारण से मेरी पढ़ाई में बाधा आ रही है, मेरी पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए अतः, ये जो अतः है देखिए मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, तो ऐसे वैसे तो इतना मार्जिन छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरा विद्यालय शुल्क माफ कर दिया जाए, जिससे मैं अपनी पढ़ाई बिना अवरोध के जारी रख सकूं। ऐसा करने कर आप मुझ पर बड़ी कृपा करेंगे, या फिर लिख सकते हैं ऐसा करने पर आपकी बड़ी कृपा होगी। ये जो विषय वस्तु है, ये पूरा विषय लिखने के लिए आपको मिलते हैं 3 अंक, आपको यहाँ पर मिलेगा 3 नंबर। ठीक है, ये पूरा लिखने के लिए आपको 3 नंबर मिला, और पहले आपको शीर्षक लिखने के लिए जो है 1.5 नंबर मिला था, आधा नंबर मिला था, सॉरी। और फिर ये यहाँ पर लिखेंगे धन्यवाद। और 10 मई 2023 आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या
ठीक है, लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आप बोर्ड में जो है अपना नाम नहीं लिखा जाता है, क ख ग या फिर अ ब स कुछ भी लिख देंगे, फिर अनुक्रमांक और कक्षा, ठीक है, कक्षा अनुक्रमांक। और जो औपचारिक पत्र होता है या अनौपचारिक पत्र होता है, इसमें जो है 10 मई 2023। तो औपचारिक में कोशिश करिए कि यहाँ पर ठीक है, औपचारिक पत्रों में जो हम कार्यालय या कहीं पर भेजते हैं वहां पर हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो महीने का नाम है, मंथ का नाम है, वो नाम में ना लिखकर बल्कि अंक में लिखें। और अनौपचारिक पत्रों में अंक में नहीं बल्कि नाम में लिखा जाता है, ठीक है, ये ख्याल रखेंगे। वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है। तो ये औपचारिक पत्रों में हम अंक लिखते हैं मंथ का, क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि वे महीनों को पढ़े, ठीक है। तो इसलिए हम जितना छोटा हो सकता है उसको उतना छोटा करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहां पर अंक लिखते हैं। और अनौपचारिक में हम मंथ का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरह से, और देखिए यहाँ पर लिखा है कि भाषा की शुद्धता और प्रस्तुति के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। भाषा की शुद्धता, और आपने सही फॉर्मेट लिखा है कि नहीं, जैसे मैंने बताया ये वाले जो फॉर्मेट लिखने पर आपको उसके लिए आधा अंक और भाषा की शुद्धता के लिए आधा अंक मिलता है, और बाकी का जो आधा अंक है वो आपको इसके लिए मिलता है। ये समाप्ति आपने सही से की है, इसके लिए आपको आधा अंक मिलता है। तो पहले फॉर्मेट के लिए जो शीर्षक था उसके लिए आपको आधा अंक मिल गया, और ये इसके लिए जो लास्ट का समापन वाला चीज है इसके लिए आपको आधा अंक मिल गया। तो आपका 1 अंक हो गया, और 3 अंक आपको विषय वस्तु के लिए मिल जाता है। तो 4 अंक हो जाते हैं आपके। और भाषा की शुद्धता के लिए और प्रस्तुति के लिए फॉर्मेट सही है कि नहीं, इसके लिए आपको आधा अंक, और भाषा की शुद्धता के लिए आधा अंक, तो 1 अंक आपको यहाँ से मिलता है। तो इस प्रकार से आपके 5 अंक का ये जो है पत्र लेखन आता है, ठीक है। तो आपने फॉर्मेट समझ लिया, देख लिया। अब ये तो था उसके लिए फीस की माफी के लिए। अब एक हम और देख लेते हैं, अपने क्षेत्र में बिजली के संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना। तो ये भी एक औपचारिक लेटर है, फॉर्मल लेटर है। तो इसमें किसको पत्र लिखना है? संपादक को, दैनिक पत्र के। दैनिक पत्र कोई भी पत्र हो सकता है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसलिए उसके किसके लिए लिखना है? बिजली के संकट के लिए, बिजली की समस्या के लिए। और बिजली के संकट से उत्पन्न हमारे पास कितनी कठिनाइयां हैं, ये एक शिकायती पत्र हो गया कह सकते हैं। बिजली की समस्या के लिए हमें पत्र लिखना है। तो इसमें भी देखिए ये फॉर्मेट हमने लिखा है, ये आपका जो है आधा नंबर का हो जाता है। सेवा में जो प्रधान संपादन, वहाँ का जो उच्च पद का जिसका प्रधान संपादक है वहाँ का, वो कहाँ का? हिंदुस्तान पे हम लिख रहे हैं, हिंदुस्तान में दे रहे हैं तो हिंदुस्तान लिखेंगे, और शहर है जो वो पटना लिखेंगे। जो भी शहर है आपका उसको लिखेंगे। फिर विषय आपका क्या है? बिजली संकट की परेशानियां। बिजली संकट से उत्पन्न जो परेशानियां हैं उनको हमें दूर करवाना है। तो विषय हमारा हो गया बिजली। जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, उसी में आपका विषय भी छिपा होता है, और आपको किसको लिखना है ये भी होता है। तो दैनिक पत्र के संपादक के लिए तो प्रधान संपादक लिख देंगे, और आपका विषय किसके लिए है? बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों के लिए, ठीक है। तो ये लिख देंगे। फिर लिखेंगे, महोदय, मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से बिजली संकट और उससे उत्पन्न कठिनाइयों की ओर सरकार तथा अन्य अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये आपके लिखने की शैली है कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। सब कुछ आप याद नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अब वो आपको अपनी समझ से लिखना है कि मैं आपके पत्र के, आपके संपादन के माध्यम से, आपके हिंदुस्तान टाइम्स के माध्यम से अनेक अधिकारियों और आपका ध्यान जो है वो बिजली क्षेत्र की तरफ, या बिजली से उत्पन्न कठिनाइयों या ग्रामीणों को क्या सहना पड़ रहा है बिजली से, उसकी तरफ अपना ध्यान आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आपकी तरफ मोड़ना चाहता हूँ। आशा है आप विषय को गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को, मेरे इस विषय को गंभीरता से समझेंगे और उसका निवारण करेंगे। आजकल पटना बिजली बोर्ड की ओर से नित्य बिजली की कटौती की जा रही है। प्रायः दिन भर जो है वो बिजली गायब रहती है, और रात को भी बिजली आती जाती रहती है, आंख मिचौली करती है। आजकल गर्मी के दिन हैं, बिजली के कारण सारा जनजीवन जो है वो संकटग्रस्त हो जाता है। नगर का सारा औद्योगिक क्षेत्र ठप हो गया है। नित्य की मजदूरी पर आश्रित हजारों मजदूरों की उस दिन रोजी
मारी जाती है, उन्हें भूख रहने पर विवश होना पड़ता है। कह रहे हैं कि बिजली के संकट से, बिजली के ना आने से बिजली की कितनी परेशानियां हैं उसको आप अपनी समझ से वहां पर जोड़ लेंगे कि दिन में बिजली नहीं आता है तो खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती है, हमें पानी नहीं मिल पाता है और गर्मी का सामना करना पड़ता है क्योंकि लाइट नहीं होगी, पंखे नहीं चलेंगे, कूलर नहीं चलेगा, तो इसलिए और खेल और जो है औद्योगिक क्षेत्र भी, जो भी क्षेत्र बिजली से चलते हैं वे सारे औद्योगिक क्षेत्र जो है ठप्प पड़े हैं। कृषि का क्षेत्र हो गया तो ये सब ठप पड़ गया है और नित्य की मजदूरी पर आश्रित हजारों मजदूरों की रोजी खत्म हो जाती क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो है वो बंद हो जाता है। तो आज छापाखाना, फोटोग्राफी आदि कई आवश्यक व्यापार सेवाएं ऐसी हैं जो पूर्णतः बिजली पर आधारित है। जो भी छापाखाना हो गया, छपाई का कार्य हो गया, या जितने भी औद्योगिक क्षेत्र के काम है, जो फैक्ट्रियां हैं, सब क्या बिजली पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं और बिजली कटौती होने के कारण ये सब कार्य हो नहीं पा रहा है। और अस्पताल में तड़पते हुए रोगियों की दशा चिंतनीय है। रात को अंधेरे के कारण अनेकानेक दुर्घटनाएं तो होती ही हैं, छात्रों के भविष्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि वे और अधिक बिजली का उत्पादन करें ताकि जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। ठीक है, तो धन्यवाद शहीद धन्यवाद लिख देंगे वहां पर और फिर दिनांक डाल देंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे भवदिया अपना नाम या कोई भी नाम और अपना पता। ठीक है, यहाँ पर पता और यहाँ पर इधर दिनांक हम बाई तरफ, नीचे जो है वो बाई तरफ दिनांक लिखा जाता है और जो अपना नाम होता है वो राइट साइड लिखा जाता है, दाएं तरफ लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब हम औपचारिक पत्र तो देख लिए, अब हम अनौपचारिक पत्रों के बारे में देखते हैं। तो औपचारिक पत्र क्या होता है? जो वहां पर भेजा जाता है, कार्यालय में भेजा जाता है, वो औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र देखते हैं। औपचारिक पत्र आपने समझ लिया कि ये कार्यालय में भेजा जाता है, ऑफिस में या फिर स्कूल में, या फिर शिकायत के लिए आप कहीं संपादन में भेज रहे हैं, विद्युत विभाग में भेज रहे हैं। जैसे औपचारिक पत्र जो होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है। ठीक है, औपचारिक पत्र जो होता है 5 प्रकार का होता है। पहला तो आपका आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र हो गया, जैसे कहीं आप प्रार्थना के लिए स्कूल में, यह मुख्यतः विद्यालय में हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। एक शिकायती पत्र होता है, आप जैसे विद्युत विभाग में ये शिकायती पत्र था वहां पर भेजने के लिए, ये था बिजली विभाग में भेजने के लिए, अखबार में भेज रहे थे हम बिजली की शिकायत के लिए, तो ये आपका शिकायती पत्र हो गया। और हम यहाँ पर ये संपादन पत्र हो गया, ये संपादक का संपादन पत्र हो गया, संपादक पत्र होगा क्योंकि हम जितने भी पत्र अखबार में भेजे जाते हैं वो सभी संपादक पत्र हो जाते हैं। ये हमने बिजली की समस्या के लिए, पानी की समस्या के लिए, नगर निगम की समस्या के लिए हम कह सकते हैं, या फिर साफ सफाई नहीं हो रहा है उसकी समस्या के लिए, किसी भी समस्या के लिए हम अखबार में भेजते हैं तो वो संपादक हो जाता है। और तीसरा आपका शिकायती पत्र हो जाता है, जैसे हम विद्युत विभाग में बिजली की समस्या के लिए भेज दिए और नगर निगम में हमने भेजा तो वहाँ पर उस समस्या के लिए, पानी की समस्या जल विभाग में मैंने भेजा, तो ये सब आपके हो गए। और आपका हो जाता है प्रार्थना पत्र हो गया, ये हो गया, शिकायती पत्र हो गया, कार्यालयी पत्र जितने भी ऑफिस के वर्क होते हैं, जो ऑफिस के वर्क होते हैं उसके लिए अगर आप भेजते हैं तो वो आपका कार्यालयी पत्र हो जाता है। ठीक है, व्यावसायिक जो भी व्यवसाय से संबंधित होता है, जैसे कि आप किसी व्यवसाय में, किसी फैक्ट्री में भेज रहे हैं जहाँ पर काम हो रहा है, जैसे कि आप ईमेल करते हैं, अब जैसे कि आपने कुछ खरीदा तो अब हम ईमेल करते हैं, वही एक पत्र के माध्यम से, जैसे ईमेल में हम पत्र लिख के भेजते हैं, जैसे कि आपके शूज खराब आ गए, आप उसको रिटर्न करना है, तो ये सब जो होता है ये सब व्यवसायिक पत्र हो जाता है। ठीक है, आपने कपड़े ऑर्डर किए, वो खराब निकल गए या फिर आपको उसको रिटर्न करना है जिस भी तरीके से, तो उसकी इशू को बताते हुए हम वहाँ पर लिखते हैं, तो ये एक तरह से व्यवसायिक पत्र हो जाता है। तो ये सब आपके ऑफिशियल पत्र में, आपके ऑफिशियल पत्र में आ सकते हैं या फिर फॉर्मल लेटर में, औपचारिक लेटर में आ सकते हैं। ठीक है, और आपका अनौपचारिक पत्र जो होता है वो अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदारों के लिए होता है, अब किसी परिचित के लिए
लिए होता है, एक तरह से कहा जाए तो किसी परिचित के लिए होता है, और जो औपचारिक होता है वो अपरिचित व्यक्तियों के लिए होता है। तो अपरिचित, परिचितों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में व्यक्ति से संबंधित सुख दुख हर्ष उत्साह आदि का वर्णन किया जाता है। औपचारिक अनौपचारिक पलों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। ठीक है, तो अनौपचारिक पत्रों में हम अपने भावों को लिख सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को लिख सकते हैं, लेकिन औपचारिक में हम क्या करते हैं, बहुत छोटे में उसको खत्म कर देना होता है, और अनौपचारिक में हम लोगों का हालचाल या अपने अंदर की जो फीलिंग्स है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अनौपचारिक पत्रों में आने वाले संबोधन, अभिवादन तथा अभिनिवेदन। तो उसके लिए हम पत्र पाने वाले के साथ हमारा क्या संबंध है, पहले वहाँ पर उसको लिखते हैं। सेवा में लिखने के बाद उसका क्या संबंध है, वहाँ पे पहले एड्रेस लिखेंगे, फिर वहाँ पे हम एड्रेस लिखने के बाद वहाँ पे हम उससे उसका अपना जब विषय वस्तु लिखना प्रारंभ कर देते हैं, इसमें विषय नहीं लिखना होता आपको, उसके बाद सीधे हम विषय वस्तु पर आ जाते हैं। तो जब विषय वस्तु लिखते हैं तो वहाँ पर आपकी माता है तो माता जी, पिताजी, बड़े भाई, बड़ी बहन, भाई, भैया, जो भी आपको लिखना है, मित्र है तो मित्र, फिर उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो फिर उसको हम संबोधन देते हैं। उसी के साथ पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी और आदरणीय, पूजनीय, आदरणीय, ये सब हमें माता या बहन को आदरणीय देंगे। फिर अभिवादन करते हैं, संबोधन लिखेंगे और फिर उनका अपने साथ संबंध लिखेंगे और फिर हम वहाँ से अभिवादन लिखेंगे। अभिवादन क्या होता है, जैसे माता पिता हैं तो चरण स्पर्श प्रणाम, छोटे भाई बहन हैं तो उनको स्नेह देंगे। तो इस तरह से अभी हम देख रहे हैं, बड़ों के लिए देख रहे हैं, बड़े भाई बहन, माता पिता और शिक्षक इत्यादि के लिए तो सादर चरण पर सादर प्रणाम। और अभिनिवेदन, अभिनिवेदन होता है जो हम लास्ट में यहाँ पर लिखते हैं ना दाईं तरफ, वो अभिनिवेदन होता है। आज्ञाकारी, स्नेहाकांक्षी, आपका प्यारा, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेहाकांक्षी, ऐसे लिखते हैं। और अब देखेंगे जब हम छोटे भाई बहन या अपने छोटे संबंधियों के साथ अपने पुत्र पुत्री को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर संबोधन में जहाँ वहाँ पूजनीय लिखते थे यहाँ लिखेंगे चिरंजीवी, प्रिय, या फिर आपको कुछ नहीं लिखना है तो केवल नाम लिख दीजिए। हाँ, फिर वहाँ पर हम उनको अभिवादन तो करेंगे नहीं, अभिवादन के रूप में वहाँ पर शुभाशीष, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, ये सब कुछ लिखेंगे वहाँ पर। और जो नीचे लिखेंगे वह तुम्हारा शुभेच्छु, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा हितैषी इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिर पत्र पाने, यहाँ पर अगर हम मित्र और सहपाठी को लिख रहे हैं पत्र तो यहाँ पर संबोधन में क्या लिखते हैं, प्रिय मित्रवर, या फिर केवल आप नाम लिख दीजिए और उसमें सप्रेम नमस्कार, नमस्ते, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। और फिर अभिनिवेदन में लिखेंगे तुम्हारा सहृदय, तुम्हारा मित्र, और अपना नाम नीचे लिख देंगे। और ये जो मित्र को आपने किसी विदेशी पत्र लिख रहे हैं मित्र को, तो वहाँ भी प्रिय मित्र, नमस्ते, आपका, 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 आपकी मित्र, कुछ भी। और अगर आप अपरिचित किसी को लिख रहे हैं और वो इनफॉर्मल है, किसी अपरिचित को लिख रहे हैं और वो अनौपचारिक रूप से लिख रहे हैं तो इसमें लिखेंगे महाशय, श्रीमान, या फिर उनका नाम लिख दीजिए आप, या फिर महोदय लिख दीजिए, तो सब कुछ वहाँ पर चलेगा। नमस्ते, नमस्कार, और नीचे जो लिखेंगे वो भवदीय या हितैषी लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अनौपचारिक पत्रों को भी देख लिया कि इसमें हम किस किस तरीके से किस किस लोगों को क्या क्या लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि औपचारिक पत्रों में हमको नाम नहीं लिखना होता है, ना ही अपना नाम लिखना होता है, ना ही किसी और का। ठीक है, जिसको हम भेज रहे हैं उसका भी नहीं, ना प्राप्त करने का और ना प्राप्तकर्ता का और ना किसी का पता वहाँ पर लिखना होता है। लेकिन वहीं अनौपचारिक में अगर हम इनफॉर्मल में लिख रहे हैं, इनफॉर्मल में हम अपना नाम भी नीचे वहाँ पर लिखते हैं और ऊपर जो है जो उसको भी लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं तो उनका नाम नहीं, उनको वहाँ पर पूज्य पिताजी का संबोधन दे देंगे। लेकिन अगर अपने भाई को या अपने छोटों को लिख रहे हैं और आप वहाँ पर नाम लिख सकते हैं, सहृदय, फिर उसका नाम लिख देंगे, फिर उसको शुभाशीष दे देंगे, या फिर केवल उसका नाम लिख के शुभाशीष, शुभ आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, कुछ भी आप वहाँ पर छोटों के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक पत्र देख लेंगे अनौपचारिक का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर अनौपचारिक पत्र है, ये लिखा गया है अपनी बड़ी दीदी को जो कि दिल्ली में रह रही हैं, उनको अपने गांव की बाढ़ के बारे में, अपने गांव की बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ ने जो रौद्र रूप लिया है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये आपका अनौपचारिक पत्र क्या है कि दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखें जिसमें गाँव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें
आपका यहाँ पर आपको ऊपर लिखना लिखना था, जैसे प्रिय दीदी हो गया, शादा। यहाँ पर आपको सेवा में लिखना था, ठीक है, सेवा में प्रिय दीदी। ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर पता लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर पता लिख दीजिए। या फिर आप नहीं भी लिखते हैं तो इनफॉर्मल में चल जाता है, लेकिन फॉर्मल में आपको यहाँ पर पता और ऊपर सेवा में जरूर लिखना है। तो लिखेंगे प्रिय दीदी, यहाँ पर सादर प्रणाम, या फिर आप बगल में भी लिख सकते हैं सादर प्रणाम। फिर नीचे से जो अपना विषय वस्तु है जिस पर आपको लिखना है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, पता नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, और या फिर आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे आज आपका पत्र मिला। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आज आपका पत्र मिला, आपका कुशल समाचार जानकर अच्छा लगा, यहाँ का समाचार सुखद है, आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित हैं। जब हम अपने भाई बहन या फिर पिताजी माताजी किसी को भी अनौपचारिक रूप से पत्र लिखते हैं तो पहले उनकी कुशलता बताते हैं, क्योंकि पत्र पहले मिल चुका होता है, कि आपकी कुशलता जानकर हमें अच्छा लगा, ऐसा कुछ लिखते हैं। फिर अपना भी बताते हैं कि यहाँ पहले यही बताते हैं कि यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है और हमें आशा है कि वहाँ भी सब कुछ ठीक होगा, या फिर हमें आपका जो पत्र मिला था उसमें आपकी कुशलता जानकर अच्छा लगा और हमें आशा है कि अब भी वहाँ पर सब कुछ ठीक होगा, यहाँ भी सब कुछ कुशल मंगल है। ये इतना लाइन वहाँ पर जरूर लिखते हैं अनौपचारिक में, जब आप अपने सगे संबंधियों को या मित्रों को पत्र लिखते हैं। इस पत्र के माध्यम से मैं गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन करना चाहता हूं। इस गांव में पहले साल के ही जैसा इस बार बाढ़ बहुत भयानक तरफ बढ़ी हुई है, बड़ी तेजी से फैल गई है, किसी को भी संभलने का मौका नहीं था। पानी गांव के चारों ओर मिल गया है, पानी चारों ओर जो है गांव से चारों ओर मिल गया है, चारों ओर बढ़ गया है। बांध टूटने के कारण पानी इतनी तेजी से आया है कि बहुत लोगों के जो मवेशी हैं, पशु हैं और झोपड़ी और फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। किसी तरह गांव के सभी भाई बहन अपनी जान बचाए और सरकार ने बहुत मदद की है। बाढ़ का पानी लगभग 1 महीने तक रहा, अब सब ठीक है, धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी। और यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे और यहाँ पर लिखेंगे पूज्य दीदी जी को मेरा प्रणाम, या आपका, यहाँ पर वैसे तो लिखते हैं आपका आज्ञा, आपका स्नेही, या आपका कुछ भी लिखेंगे, स्नेहाकांक्षी लिख देंगे, पूज्य दीदी जी का स्नेहाकांक्षी, ठीक है, या आपका स्नेहाकांक्षी, आपका स्नेहाकांक्षी, या पूज्य दीदी जी, ये एक तरह से सही ही है। पूज्य दीदी जी को मेरा प्रणाम, आपका अनुज, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आपका स्नेहाकांक्षी, आपका स्नेहाकांक्षी, और फिर नीचे अपना नाम, ठीक है, नीचे अपना नाम और यहाँ पर लिख सकते हैं आपका स्नेहाकांक्षी। जो भी हम अगर बड़ों के लिए लिखते हैं पत्र, तो हम छोटे हैं तो यही लिखेंगे आपका स्नेहाकांक्षी या आपका प्रिय, जो भी। और अगर आपने अपने बड़ों को आप बड़ों के लिए लिखते हैं तो वहां पर दूसरा लिखेंगे जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, आज्ञाकारी, वही हो गया। छोटों के लिए अगर लिखेंगे तो शुभेच्छी, शुभाकांक्षी ऐसे लिखेंगे, और ये बड़ों के लिए तो स्नेहाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी या आपका शुभ जो भी है ऐसे लिख देंगे। और पूज्य दीदी जी को, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं पूज्य दीदी को मेरा प्रणाम, ये आपको आधा नंबर दिलाएगा, ये आपका आधा नंबर में होता है। और विषय वस्तु जो है 3 नंबर का होता है, और जो ऊपर लिखा जाता है सेवा में प्रधानाध्यापक या फिर दीदी जी, पता और सादर प्रणाम, अभिवादन, ये सब जो लिखा जाएगा, अभिवादन वाला जो होता है वो आधा नंबर दिलाएगा। ये इसको अभिनिवेदन कहते हैं, अभिनिवेदन कहते हैं, ये भी आपका आधा नंबर का हो जाता है, और बीच का आपका आधा नंबर का हो जाता है। तो इस तरह से हमने लेटर का जो है वो फॉर्मेट समझ लिया है। लेटर का फॉर्मेट हमेशा इसी तरीके से लिखना चाहिए। यहाँ पर आपको सेवा में, फिर अपना पता,
ठीक है, जहां आप लिख रहे हैं जिसको उसका पता, फिर श्रीमान, महोदय, महोदया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और अपने पिताजी को, भाई जी को जब लिख रहे हैं तो वहां पर पूज्य पिताजी, पूज्य भाई, ये बड़ा है तो भाई, और फिर सादर प्रेम, या फिर यहाँ पर आप चरण स्पर्श प्रणाम, ये सब लिख सकते हैं। फिर अपनी विषय वस्तु के बारे में लिखेंगे, और यहाँ पर जो औपचारिक में है यहाँ से कट करते हैं, जब दूसरा पैराग्राफ यूज करते हैं अतः वाला, तो यहाँ पर इतना छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। फिर यहाँ पर दिनांक डालते हैं और ये हो जाता है। इसके लिए आपको 3 नंबर मिलते हैं, इसके लिए आपको आधा नंबर मिलता है, और इसके लिए भी आपको आधा नंबर मिलता है। और बाकी भाषा और फॉर्मेट के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। भाषा के लिए भी आपको आधा नंबर, और फॉर्मेट के लिए भी आपको आधा नंबर, फॉर्मेट के लिए आधा नंबर। तो इस तरह से आपके 5 नंबर का जो होता है वो ये कंप्लीट हो जाता है पत्र लेखन। तो हमने आज पत्र लेखन को देख लिया, और इसी फॉर्मेट में आप कोई भी पत्र आएगा, कोई भी विषय वस्तु का पत्र आएगा, तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को ध्यान रख के लिखेंगे। और बीच का जो ये होता है बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7 लाइन में आपको, 6-7 लाइन में ये और 2 लाइन में ये कंप्लीट कर देना चाहिए। पूरी तरीके से 10 लाइन के अंदर में आपको इसको कंप्लीट कर देना है। 7-8-9 लाइन बहुत है, आपको उसमें कंप्लीट कर देना, क्योंकि इसको क्या होता है, एक पेज में ऐसे ही दिखना चाहिए। जो आपका लेटर होता है वो एग्जाम में एक पेज में ऐसे ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही, और आपका ये जो पत्र लेखन हो गया ये आपका समाप्त हो गया। इस तरीके से हम पत्र लेखन को लिखेंगे। 5 नंबर दिलाता है आपको, और ये जरूर ही आता है पेपर में, जैसा आप लोग जानते हैं। तो अब देखेंगे आगे, ये आपका कंप्लीट हो गया, अब कुछ और देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।